वो बेसिकली हमारा जो है वो कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका होता है, जो हम प्रो रेटा मूव करते हैं। हर एक एसेट टाइप का जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो उसकी लाइफ पे डिपेंडेंट होता है, या लाइफ पे डिपेंडेंट होता है, या कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन के शेड्यूल बने हुए हैं एसेट के लिए हर एक, वो उस पे डिपेंडेंट होता है। व्हेन वी टॉक ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में जो है वो एक ब्लॉक ऑफ एसेट डिफाइन की जाती है। जैसे आपकी या वहां पर तो एक प्लांट और मशीनरी होगी, जो है जिसकी लाइफ 10 साल है, तो हम उसको 10 साल में डेप्रिशिएट कर देंगे। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी होगा, उसकी लाइफ 20 साल है, तो उसको हम 20 साल में डेप्रिशिएट करेंगे। बट इनकम टैक्स में प्लांट एंड मशीनरी का मतलब प्लांट एंड मशीनरी ही होगा। वहां पर कोई ऐसा नहीं होगा कि वो 10 साल में डेप्रिशिएट होगी या 20 साल में डेप्रिशिएट होगी। जितने भी प्लांट एंड मशीनरी होंगे, जो भी आइटम प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आता होगा, उसका एक सिंगल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। मोस्ट लाइकली दैट विल बी 15%, और सारे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो उस 15% के रेट से ही डेप्रिशिएट होंगे। मीन्स हमको ये डेप्रिसिएशन के रेट्स जो हैं कुछ एक हल्के फुल्के से याद रखने हैं, अदरवाइज वो भी हमको जो है वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें गिवन होंगे हमको। मतलब ये एक शेड्यूल है जो दिख रहा है, ये टेंजिबल एसेट्स वगैरह का, ये शेड्यूल एक कर्सरी तौर पे याद हो। जो हमारा मीडियन रेट है, मीडियन रेट मींस ज्यादातर आइटम्स में ये रेट लगता है, बस वो याद हो। अदरवाइज आपको फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एग्जाम में रेट दिया होगा। इसमें रेट्स बेसिकली हैं कौन से? अ, इसमें जो बिल्डिंग है, एक तो बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग्स को जो है वो तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। बिल्डिंग्स विच आर यूज्ड मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, मींस अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग यूज हो रही है, तो उस केस में जो बिल्डिंग है वो जो है वो टैक्सेबल होएगी एट द रेट ऑफ 5%। टैक्सेबल नहीं, सॉरी, डेप्रीशिएबल होएगी एट द रेट ऑफ 5%। 5% के रेट से उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा। एंड दिस इज नॉट ट्रुथ फॉर अ बिल्डिंग विच इज होटल बिल्डिंग। होटल बिल्डिंग भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होती है, बट होटल बिल्डिंग को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर दी होटल एंड बोर्डिंग हाउसेस, ये जो है ये आपका ट्रुथ है कि रेजिडेंस जो है वो 5% पे डेप्रिशिएट किया जाएगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग को। Then, if we talk of buildings which are not used mainly for residential purpose and are not covered by block 1 and block 3, मीन्स ये ऊपर वाला block 1 हो गया, नीचे वाला block 3 हो गया। जो बिल्डिंग आपकी जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आती होगी, ना वो ब्लॉक 3 में आती होगी, ना वो ब्लॉक 1 में आती होगी, वो वाली बिल्डिंग जो है वो आपकी जो ब्लॉक 2 वाली है, यानी कि ये बिल्डिंग आपकी ऑफिस बिल्डिंग हुई, तो ऑफिस बिल्डिंग आपकी जो है वो 10% के रेट से डेप्रिशिएट की जाएगी। बिल्डिंग्स एक्वायर्ड, अब ये इसमें जो है ये आपकी कमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्री वैक्ट्री वाली बिल्डिंग भी वो इसी में ही आ जाएगी। बिल्डिंग नॉट मेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% से लगेगा। Building acquired on or after 1st September 2022 for installing machinery and plant forming part of water supply project or water treatment system, and which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facilities। यानी कि वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई बिल्डिंग है, चाहे वो जो है वाटर सप्लाई के लिए है या वाटर ट्रीटमेंट के लिए है, और वो बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है आपको, ये वाली बिल्डिंग्स जो हैं, दीज बिल्डिंग्स विल बी डेप्रिशिएबल एट द रेट ऑफ 40%। उसके लिए जो डेप्रिसिएशन है वो 40% लगेगा। तो ये एक एक्सेप्शनल बिल्डिंग आ गई 3 नंबर वाली जो है। अदरवाइज आपकी नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो डेप्रिशिएट होनी है एट द रेट ऑफ 10%। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो आपकी डेप्रिशिएट होनी है एट द रेट ऑफ 5%। और जो प्योरली टेम्पररी इरेक्शन हुई, सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स, मींस आपने टेम्पररी बिल्डिंग बनाई है, फॉर द टाइम बीइंग बनाई है, मे बी अगर अगर कुंभ में वहां पर किसी ने अभी कुंभ मेला लगा था, वहां जाके होटल बनाया, होटल क्या बोर्डिंग प्लेस बनाया, लकड़ी का बनाया, और उसकी जो कॉस्ट है
that is to be depreciated at the rate of 40%, वो 40% पे होएगी। मीन्स इफ इट इज a temporary erection सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स, वो सारे के सारे 40% के ऊपर जो है डेप्रिशिएट होने हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें कैटेगरी में जो आ गया, मींस पहली कैटेगरी आई एसेट्स की, वो आई बिल्डिंग कि बिल्डिंग एक तरह की एसेट है, टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट का मतलब हो गया वो एसेट जिसको आप जो है देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। इसके अगेंस्ट, इंटेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट इसका जो ऑपोजिट वर्ड बना, वो वर्ड बना इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स हुए जो आपके वैल्यूएबल तो हैं, बट वो वैल्यूएबल वैल्यू जो है वो शायद उसकी ऑक्यूपेशन में है, बस आप क्योंकि उसको ओन करते हो इसलिए वो वैल्यूएबल है। वो बेसिकली आपके जो है इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, वो आपके पास लाइसेंस है सिर्फ। आप उस एसेट को देख नहीं सकते, आप उस एसेट को टच नहीं कर सकते, बट क्योंकि आपके पास उसकी आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक टेंजिबल एसेट्स हो गए, दूसरे इनटेंजिबल एसेट्स हो गए। तो आईपीआर जो हैं वो आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके अलावा गुडविल भी इनटेंजिबल एसेट होता है, बट गुडविल नॉर्मली डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। कभी भी गुडविल को ये नहीं माना जाता एसेट की गुडविल डेप्रिशिएट होएगी, मींस इट्स एन एसेट बट इट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। तो गुडविल जो है वो डेप्रिसिएशन के परव्यू से इसलिए बाहर हो जाता है। यहाँ पर आपके पेटेंट्स, लाइसेंसेस, आईपीआर ये सभी होते हैं जो हैं। अब सेकंड कैटेगरी जो टेंजिबल एसेट्स की आ गई बिल्डिंग्स के बाद, वो जो आई दैट इज नोन एज, दैट इज बेसिकली फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो हैं दे आर डेप्रिशिएबल एट द रेट ऑफ 10%। बिल्डिंग आपकी 5 और 10% वाली हो गई, 40% वाली हुई, वो एक्सेप्शनल केस हुआ, वन ऑफ बिल्डिंग हुई जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए होती है। दूसरा केस आपका जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अंदर आपके जो है क्या क्या चीजें आ गई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ गई, दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट्स, अदर फिटिंग्स एंड फैंस एटसेट्रा। पंखे वंखे भी आ गए, बिजलियां भी आ गई। तो ये सारी की सारी जो है आपके फर्नीचर और फिटिंग्स का ही हिस्सा हो गए ये सब। और फर्नीचर और फिटिंग्स के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन का रेट हो गया 10%। दिस इंक्लूड्स फर्नीचर के ऊपर भी जो डेप्रिसिएशन है वो 10% ही है। फर्नीचर बोले तो अगर ऑफिस में आप हैं तो ऑफिस में आपके टेबल चेयर ये सब लगे हुए हैं, सोफा वोफा लगा हुआ है, ऑल दैट इज फर्नीचर। और फिटिंग्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई जिसके थ्रू ऑफिस जो है चल रहा होता है, इंक्लूडिंग फैंस एटसेट्रा, वो फिटिंग्स हो गए। फर्नीचर और फिटिंग्स के बाद मीन्स दो कैटेगरी आपकी हो गई, एक हो गई बिल्डिंग और दूसरा हो गया फर्नीचर एंड फिटिंग। अब तीसरी कैटेगरी जो है दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, इसमें सारी बची हुई एसेट्स आ जाती हैं। वी टर्म इट एज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जो आपकी फैक्ट्री में प्लांट और मशीनरी लगी हुई है वो तो है ही है, इसके अलावा मोटर कार भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की ही कैटेगरी में आती है। प्लांट मीन्स मोटर कार के अलावा आपका जो है प्लांट एंड मशीनरी में मोटर कार, मोटर बसेस, मोल्ड्स भी आ गए जो है। जो प्लांट एंड मशीनरी है इसमें खाली आपकी लेथ और फर्नेस ही नहीं आएगी, उसके आगे के मोल्ड्स, डाइज, टूल्स ये सब भी प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। when we talk of अगर आपके पास as a company you are having certain ownership of aeroplanes and aero engines also, वो भी plant and machinery है। कुछ पोल्यूशन इक्विपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन जो है वो बहुत बड़ी सी हो गई। मीन्स ये आपके 12 ब्लॉक्स हैं अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी के, जो इसमें मैं देख पा रहा हूँ 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 blocks are there which are basically in the category of plants and machineries, means 18 blocks are there। यहाँ पीछे 12 ब्लॉक वहां पर थे और 12 के बाद 6 ब्लॉक यहाँ दिए हुए हैं, ये सब प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आते हैं। बट अपने को जो नंबर याद रखना है डेप्रिसिएशन के साथ एसोसिएट करते हुए, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी विच इज डेप्रिशिएबल एट द रेट ऑफ 15%। मीन्स आप एक जनरल रेट जो याद रखोगे प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन का, वो 15% वाला याद रखोगे। और बाकी सबके लिए गूगल है, जब आप प्रैक्टिस में आओगे या जब आप बिजनेस में आओगे तो आप सीधा सीधा उससे देख लोगे। याद करने के लिए 15% का रेट हो गया आपको। इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट याद करने के लिए रेट है वो आप
एक मिनट को अगर शिप्स का करना चाहो तो जो ओशन गोइंग शिप्स और वेसल्स हैं उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% हो गया। दैट इंक्लूड्स ओशन गोइंग शिप्स, vessels ordinary operating on inland water not covered by block 3 मींस ओशन गोइंग शिप्स भी आपके 20% पे हो गए और जो इनलैंड वाटर में जो शिप्स हैं वो भी आपके 20% में हो गए। मींस जो समुद्र में नहीं है, जो अंदर नदियों वगैरह में चल रहे हैं, जो या इनसाइड दी इंडियन सीज ही हैं, जो इंडियन टेरिटरी में ही हैं अभी, मींस जो इंडियन कस्टम्स वाटर्स के अंदर हैं वो भी आपके इनलैंड वाटर्स ही कहलाते हैं, तो वो भी 20% ही है। इसके अलावा स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर वो भी 20%। ये सारी डेप्रिसिएशन 20% पर है। इनटेंजिबल एसेट जो है दैट इज पार्ट बी ऑफ आवर एसेट्स। टेंजिबल एक टेंजिबल थे, टेंजिबल में 4 कैटेगरीज हो गई। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होगी बेटा? जो टेंजिबल एसेट्स की हमने अभी डिस्कस करी हैं, नंबर 1 पर आ गई बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों आ गई। नंबर 2 पर जो है वो आपका आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। नंबर 3 पर आ गया आपका प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 4 पर आ गया आपका शिप्स। और नंबर 5वां जो है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स आर डेप्रिशिएबल एट द रेट ऑफ 25%। ये 25% का डेप्रिसिएशन जो है ये प्लांट आपका 25% वाला इनटेंजिबल एसेट्स पे लगेगा। अब इसकी जो हकीकत है जब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की इन केस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगनी है दैट डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज्ड बाय द मेथड ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू। WDDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इट विल नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें ज्यादातर आदत जो है वो SLM की पड़ी हुई है, यहाँ पर SLM पे ना लग के WDV पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। इज दिस क्लियर? यस Yes, sir. डेप्रिसिएशन का रेट क्लियर है कि वो 4-5 रेट्स हैं जो हमें दिए हुए हैं, तो आसान है कुल मिला के काम। एक जो डेप्रिसिएशन है वो WDV पे होनी है, दूसरी जो डेप्रिसिएशन है वो उस रेट पर होनी है जो रेट दिया हुआ है। तीसरा जो डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर प्रोरेटा नहीं है। चौथा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हर एक एसेट की डेप्रिसिएशन अलग से नहीं चार्ज करनी है, रादर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर किन्हीं एसेट्स पे चार्ज हो रही है और वो उसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका जो है हम बात करें तो अगर आपका जो है बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, और आपके पास 3 बिल्डिंग्स हैं तो आप तीनों बिल्डिंग्स को जोड़ के इकट्ठा उस पे 5% की डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। आपको बिल्डिंग ए पे 5% डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग बी पे 5% डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग सी पे 5% डेप्रिसिएशन, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपने जो एसेट है वो ओन करा है ड्यूरिंग द ईयर एंड दैट एसेट हैज बीन ओन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ इट्स अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज, 180 दिन से ज्यादा का आपका जो पीरियड है एसेट ओनरशिप का, ये हमने यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है द एसेट शुड बी एक्चुअली यूज्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and if the asset is and if the asset used for if the asset used for less than 80 days, यानी कि एसेट जो है वो 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुआ वो जो मैं बात कर रहा हूं, तो हम डेप्रिसिएशन पूरी पूरी ले लेंगे उस एसेट की। मींस आपके पास जो है वो मान लीजिए 3 बिल्डिंग्स थी, इनमें से 2 बिल्डिंग जो है वो आप पिछले प्रीवियस ईयर में भी ओन करते थे। 2 बिल्डिंग्स were in existence in last previous year also, and one building is purchased in June 2023। एक बिल्डिंग हमने जून 23 में खरीदी है, तो जून 23 का मतलब हो गया कि जो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 है, इस बिल्डिंग में इसकी डेप्रिसिएशन पूरी की पूरी ली जाएगी।
मीन्स आपकी पहली 2 बिल्डिंग्स थी जिनकी कीमत मान लेते हैं हम हाइपोथेटिकली 50 लाख रुपए थी, और जून 23 में एक बिल्डिंग हमने 40 लाख रुपए की और खरीदी। तो हमारा जो टोटल ब्लॉक ऑफ एसेट हो जाएगा वो 90 लाख रुपए का हो जाएगा। 50 लाख का पुराना था, 40 लाख का और हमने खरीद लिया, तो 90 लाख रुपए के एसेट के ऊपर एक सिंगल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% का लगाकर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमें कोई निटी-ग्रिटी में नहीं पड़ना कि वो 50 लाख के एसेट्स तो हम जो है वो ओन कर रहे थे फॉर फुल ईयर, और 40 लाख के एसेट्स जो हैं वो हमने ओन किए हैं ओनली फॉर मे बी 9 मंथ्स या 10 मंथ्स। हमें वो 9-10 महीने के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं होल्ड पे डालूंगा आपको 1 सेकंड के लिए। हेलो। हाँ, 1 सेकंड। ओके गाइस, आई एम बैक। सॉरी। ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? Yes, हेलो। sir. Yes, हाँ sir. जी। हाँ, सो जो डेप्रिसिएशन हमने लेनी है वो कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे लेनी है, और अगर एसेट का यूटिलाइजेशन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 180 डेज है तो उसके ऊपर पूरी डेप्रिसिएशन लेनी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? मींस अब एक बार जो है कंडीशंस को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है। तो चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, मतलब वो डेप्रिसिएशन होना ही होना है, जो डेप्रिशिएबल एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, वो क्या कंडीशंस है? द एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड मस्ट बिलोंग टू ईदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, वो किसी ना किसी इस कैटेगरी में आना चाहिए। वो हमने ब्लॉक्स पढ़ लिए, एक बिल्डिंग का ब्लॉक है, दूसरा मशीनरी प्लांट और फर्नीचर है, मींस प्लांट एंड मशीनरी है या फर्नीचर है, ये टेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक हो गए। और इसमें एक चौथा और था, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, और चौथा जो था वो हमारा शिप था। तब ये चारों ब्लॉक हो गए हमारे, बिल्डिंग, मशीनरी, मींस प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और चौथा जो था वो शिप्स था। शिप्स को भी हम प्लांट एंड फर्नीचर की प्लांट की कैटेगरी में डाल देते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, मतलब प्लांट एंड मशीनरी ही मान लें। बट अगर आप शिप को अलग माने तो उसके ऊपर 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब इसके बाद हमारे जो है नेक्स्ट हो गए वो टेंजिबल एसेट्स हो गए, टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स हो गए। वो इनटेंजिबल एसेट्स कौन से हुए? दे आर नो हाउ, कोई आपके पास नो हाउ का लाइसेंस ही मिलता है। फिर पेटेंट्स हो गए आपके पास, पेटेंट्स के बाद आपके पास कोई कॉपीराइट्स हो गए,
कॉपीराइट्स के बाद आपके पास जो है वो ट्रेडमार्क है, लाइसेंसीज हैं, किसी बड़ी ब्रांड की फ्रेंचाइजी है, या कोई आपके पास बिजनेस और कमर्शियल राइट्स हैं ऑफ सिमिलर नेचर which are intangible and have been acquired on or after 1st April 1998, नॉट बीइंग अ गुडविल। हमने ये भी बड़ा क्लियरली कह दिया था कि गुडविल जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी, क्योंकि गुडविल आपकी एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, वो डेप्रिशिएट नहीं होनी है। जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग का मतलब जो बिल्डिंग जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है, लैंड को डेप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे हम। नॉर्मली हमारे पास जो एसेट होता है वो लैंड एंड बिल्डिंग होती है, बट डेप्रिशिएबल पार्ट उसमें खाली बिल्डिंग है, लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। अब assessee जो है he must be the owner of the asset, assessee must own the asset wholly or partly। अब अगर जो है मतलब assessee जो है वो ओनर होना चाहिए। जैसे अब लैंड है, वो कई बार लैंड लीज्ड लैंड हो सकती है, मीन्स गवर्नमेंट कई बार जो लैंड है वो बहुत सारी जगह पे लीज होल्ड लैंड देती है, जहां पर 99 ईयर्स की लीज होती है। जो ओनर है उसके पास वो टेक्निकल सेंस में लीजी होता है, ऑल्दो ही इज ओनिंग द एसेट, बट टेक्निकल सेंस में ही इज द लीजी। अब वो जो लीजी है वो लैंड का लीजी है, बिल्डिंग का नहीं है। बिल्डिंग उसने अपने पैसों से खुद ऊपर बनाई है, तो बिल्डिंग वैसे भी डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अगर लीज्ड लैंड पे बिल्डिंग बनी हुई है तो इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट विच इज ओन्ड बाय द एसएससी। तो डेप्रिसिएशन कब मिलेगी? जब जो एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन जो है वो एसएससी लेना चाह रहा है, वो एसेट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ एसएससी। अगर ओनरशिप मिसिंग है तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिल सकती। आप किसी किराए की बिल्डिंग पे, किसी किराए के प्लांट एंड मशीनरी पे, किसी भी लीज्ड व्हीकल पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओनरशिप इज अ must in order to claim depreciation। अब कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस, ये कंप्यूट कैसे करना है? इसमें जो है आपके दो रूल्स है। एक तो पावर जनरेशन कंपनीज के लिए है, उसको हम अलग कर देते हैं। जो नंबर 1 पे यहाँ लिखा हुआ है थर्ड में, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस, वन इज फॉर पावर जनरेशन अंडरटेकिंग्स, इसको एक बार को हम साइड में छोड़ देते हैं, ये पावर जनरेटिंग कंपनीज का है। दूसरा रूल जो है वो हमारा है फॉर ब्लॉक ऑफ एसेट्स, मींस आप हर एक एसेट का एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक किसका किसका बनेगा? एक तो पहला जो ब्लॉक बनाने का तरीका है कि बिल्डिंग का ही ब्लॉक बनेगा, बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक नहीं बनेगा। अब बिल्डिंग में कितने ब्लॉक बन जाएंगे? बिल्डिंग में 3 ब्लॉक बन सकते हैं। एक 5% वाला, मींस ब्लॉक बनाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन रेट देखना है कि ये 5% वाली बिल्डिंग होगी, ये 10% वाली होगी, और यहाँ फिर बची हुई कोई 40% वाली होगी। तो आपके ये 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे। फिर फर्नीचर और फिक्सचर का एक ब्लॉक है, वो 10% का बन जाएगा। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का जो ब्लॉक है, जो मेन ब्लॉक था, वो 15% का बनता है। 15% के अलावा जो है एक ब्लॉक 30% का बन जाएगा। 30% वाला कौन सा ब्लॉक हो गया? पहले तो 15% वाला जो मेन ब्लॉक हमने देखा है वो एक बार समझ लेते हैं। दैट ब्लॉक इज मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। अगर आपके पास एक बिजनेस में मोटर कार्स भी हैं, आपने कंपनी बनाई हुई है और अपने ऑफिसर्स को आपने गाड़ियां दी हुई हैं, तो वो जो है वो नॉर्मली 15% के ब्लॉक में ही आएगी, उसमें 15% की ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और अगर आपका जो बिजनेस है वो ही मोटर कार्स का ही है, मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन मोटर कार्स, motor cars other than those used in the business of running them on hire acquired or put to use after 1/4/1990 other than the motor cars mentioned in block 1। ब्लॉक 1 वाली एक छोड़ देनी है। ब्लॉक 1 में क्या है? ब्लॉक 1 में एक पीरियड आया था जब गाड़ियां हिंदुस्तान में बिक नहीं रही थी। वी वर कंसिडर्ड कि हम अब जो है रिसेशन में जा रहे हैं, मीन्स। और ये जो पीरियड है ये बड़ा टफ पीरियड था इंडिया के लिए। इट वाज लाइक इन बिटवीन, ये पीरियड कौन सा था? 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020, मींस ये जो है ये कुछ महीनों का पीरियड था। मींस इट वाज ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 7.5 मंथ, 7 साढ़े 7 महीने का था। तो इसमें गाड़ियां बिके, उसके लिए उन्होंने डेप्रिसिएशन का रेट जो है ना, इस पीरियड में जो गाड़ियां बिकी हैं
उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट 15% ना होके 30% कर दें। 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के अंदर जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी एंड दे आर नॉट फॉर द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मींस आप टैक्सी में नहीं चला रहे हैं कार को, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप 30% से ले सकते हैं। एक एक्सेप्शन थी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पास्ट है, कितनी चीजें याद रख सकते हैं, बट ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये सिर्फ इस चीज को बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा, आपको याद वाद नहीं करना है। आपको जो याद करना है वो यही याद करना है कि आज की डेट में डेप्रिसिएशन जो आप कार बिजनेस के लिए ले रहे हो उसके ऊपर 15% है। 30% कार का कोई डेप्रिसिएशन कभी 19-20 में हुआ था उसको भूल जाओ, 30 मतलब 5 साल पुरानी बात हो गई। उसके बाद जो है आपको एक डेप्रिसिएशन और मिला, जैसे वो 30% मिला वैसे ही मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस, मींस जो गाड़ियां बिजनेस के लिए नहीं यूज हो रही उस पे 30% था, और जो गाड़ियां बिजनेस के लिए यूज हो रही हैं उस पे वो 45 दिया था। और आज की डेट में गाड़ियां, अगर आपका कार का ही बिजनेस है, मींस इफ यू आर हैविंग अ टैक्सी सर्विस, तो टैक्सी सर्विस आज की डेट में है तो आपका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 15% ना होके, जैसे इसमें 15% दिया हुआ है हमको ब्लॉक 2 में, वो 15% ना हो के ब्लॉक 2 की जगह ब्लॉक 4 में आ जाएगा और वो रेट 30% हो जाएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? वो ब्लॉक 2 का रेट ना हो के, मीन्स अगर आपका बिजनेस ही टैक्सी का है तो वो रेट 15% जैसे ब्लॉक 2 में दिया हुआ है वो ब्लॉक 2 का ना होके वो ब्लॉक 4 का रेट हो जाएगा, और आपको जो डेप्रिसिएशन क्लेमेबल हो जाएगी वो 30% हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी हैं वो तो 15% में हैं डेप्रिशिएट हो रहे, मींस दैट वी कवर अहेड, आगे चल के कवर करते हैं। बट कुछ एक प्लांट्स एंड मशीनरी के हिस्से जो हैं, ये पर्टिकुलरली ये जो मोल्ड्स हैं, मोल्ड्स यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड फैक्ट्रीज, जो रबर और प्लास्टिक बनाने के लिए जो डाई यूज होती है, डाई होती है ना जिसके अंदर हम पिघला हुआ रबर या पिघला हुआ प्लास्टिक डाल देंगे तो जो चीज हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगी, चाहे वो लंच बॉक्स हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चेयर हो, टेबल हो, कुछ भी हो। तो ये प्लास्टिक की वो चीज बनाने के लिए अगर आपने फैक्ट्री खोली हुई है और उसमें मोल्ड्स यूज कर रहे हो, सांचे जो यूज होते हैं, तो वो जो सांचों की डेप्रिसिएशन है दैट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 30%। हवाई जहाज और हवाई जहाज के जो इंजन है, एरोप्लेन एंड एरो इंजन, दे आर चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 40%, उन पे 40% की डेप्रिसिएशन लगेगी। स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स पे भी 40% है। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये फिर अब आपकी जो है ये एक इंसेंटिव दे दिया इन्होंने कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी सेमीकंडक्टर वाले लगा रहे हो, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वाली लगा रहे हो, तो उस केस में वो प्लांट एंड मशीनरी उसको मनाने के लिए जो है नॉर्मल कोर्स में 15% है प्लांट एंड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन। बट इस केस में इफ द प्लांट एंड मशीनरी इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो वहां पर डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 30% आ जाएगा, 15% की जगह जो है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट अगर बनाने के लिए कोई मशीनरी यूज कर रहे हो, इट इज एट 40%, एंड लाइक 40% इज फॉर मैनी, बट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट। आपको रिमेम्बर करने वाला रेट जो है, जो ये 15% गोला किया हुआ है, ये 15% रेट आपका जो है वो और कहाँ है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट है ब्लॉक नंबर 8 में, वो आपका जो रेट है दैट इज 15%, ये वाला, ये रेट 15% है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रेट हो गया वो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, दैट इज एट 40%, वो 40% है। अगर आप बुक्स ओन कर रहे हो, बुक्स ओन्ड बाय द एसएससी कैरिंग ऑन द बिजनेस इन रनिंग लेंडिंग लाइब्रेरीज, आपका लाइब्रेरी बिजनेस है तो डेप्रिसिएशन रेट आप बुक्स के ऊपर जो चार्ज करोगे वो 40% करो। अगर आपका जो है कुछ आप बुक्स खरीद रहे हो विच आर एनुअल पब्लिकेशंस, मींस आप जैसे टैक्समैन का जर्नल लेते हो तो आपको 100% जो है वो उसी साल में उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्लेम नहीं कर सकते हो। यू आर गोइंग टू एक्चुअली क्लेम अ डेप्रिसिएशन ऑफ 40% ऑन दोज जर्नल्स आल्सो। बुक्स, एनुअल पब्लिकेशंस और अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस, मीन दोनों ही बुक्स जो है उसके ऊपर जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे that will be at the rate of 40%। As a cost accountant, as a lawyer, as a chartered accountant, आप कुछ किताबें खरीदोगे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तो उस पे आप 40% की डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। वो बुक्स जो हैं वो ऐसे हैं जैसे वो आप लोगों की प्रोफेशनल्स की प्लांट एंड मशीनरी है।
वो प्लांट एंड मशीनरी ही कैटेगरी में आ जाएगा एंड इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर ब्लॉक नंबर 16। वो 16 नंबर ब्लॉक में मानी जाएगी एंड इट बिकम्स प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है? किताबें आपकी प्लांट एंड मशीनरी हैं, बात समझ में आती है, लॉजिकल लगती है? हेलो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. लॉजिकल है ना, इसी से कमाना है ना? ओके, तो ये आपकी बेसिकली ये डेप्रिसिएशन है जो लगनी है। अब इनके अलावा जो एक कंसेप्ट आएगा वो आएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड और एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन का। तो ये चीजें अब हम देखते हैं। इसको देखने से पहले डेप्रिसिएशन बनाते कैसे हैं वो एक बार समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करनी है। जब आपको नॉर्मल की तरह नहीं करनी है जैसे 11th क्लास में सीखी है, जैसे बीकॉम में करी है आपने, उस हिसाब से ना करके कैसे करनी है, लेट्स सी दैट आल्सो। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका है, actual cost means the actual cost to assessee, reducing the portion of cost if some part has been met directly or indirectly by any other person or authority। means जो cost आपने as a assessee bear करी है, depreciation आपने खाली उसी cost की लेनी है। अगर आपको किसी फॉर्म में सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट द्वारा या किसी और ने कोई तरह से आपको पार्ट फंड किया है, तो वो जो पार्ट फंडिंग किसी दूसरे पर्सन ने करी है या जो आपको सब्सिडी जो है वो सरकार ने दी है, उस वाले पोर्शन के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे। द पेमेंट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट इफ मोर देन, अगर आपने जो एसेट खरीदा है उसकी कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा थी, मीन्स वो 10,000 रुपए से कॉस्टली प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा है और उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, तो उसकी पेमेंट जो है 10,000 रुपए की, वो बैंकिंग मोड से हुई होनी चाहिए। बैंकिंग मोड का मतलब है यहाँ पेमेंट चेक से हुई हो या पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुई हो, डेबिट कार्ड से हुई हो, यूपीआई से हुई हो, वॉलेट से हुई हो, किसी भी तरह से हुई हो, बट कैश नहीं होनी चाहिए। अगर 10,000 से ऊपर का एसेट है, अगर 10,000 से ऊपर का एसेट है और वो अपने कैश खरीद लिया, तो फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। The payment of acquiring the asset if more than 10,000 has to be made using the banking system. It has to be cross-checked, net banking, bank draft, UPI, etc. तो क्रॉस चेक होना चाहिए, ये भी नहीं कि बेरर चेक से पेमेंट कर दी तब भी नहीं मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट इन सम स्पेशल केसेस क्या है? एक्चुअल एसेट फॉर बिजनेस आफ्टर, अब इसमें जो है asset used for business after it ceases to be used for scientific research। तो अब जो है इस केस में मींस आपने एक, हमने इमीडिएट आफ्टर डेप्रिसिएशन एक एसेट पढ़ना है। मींस आपने एक प्लांट या मशीनरी खरीदी है और उस प्लांट एंड मशीनरी को आप कह रहे हो, मींस जब आपने खरीदा तो आपने डिक्लेयर करा कि यार ये जो है ना प्लांट या ये वाली मशीनरी जो मैं खरीद के लाया हूँ, इसको मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करूंगा। मींस आपने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दी कि दिस प्लांट आई हैव एक्वायर्ड एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लांट फॉर सम साइंटिफिक रिसर्च। इसको मैं एक अपनी साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी बनाई हुई है उसमें यूज करूंगा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हैं आपके उस एसेट को, वो एसेट मान लीजिए 10 लाख रुपए का था, तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर आपको कहते हैं कि इस साल का आप एक्सपेंडिचर ही दिखा दो, ये 10 लाख रुपए का, आप डेप्रिसिएशन मत दिखाओ। क्योंकि 10 लाख का आप खरीद के लाए हो, आपका प्रॉफिट जो है वो 40 लाख रुपए हुआ है, साल का डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन काट के आपने डेप्रिसिएशन इस साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो प्लांट है उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन ली नहीं थी। तो आप पूरी की पूरी 10 लाख रुपए जो है वो आप अपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर दो। मींस आप 100% की डेप्रिसिएशन, उसका मतलब है कि पहले साल ही ले सकते हो जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीद के लाए हो। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% नहीं लगेगी, 40% नहीं लगेगी, और कोई रेट है वो नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो है यू कैन एक्सपेंस इट आउट इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। और वो एक्सपेंसिंग की जो है सेक्शन कौन सा होगा? दैट विल बी एक्सपेंस्ड अंडर द सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। वो 35 एक सबसेक्शन 4 के अंदर जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया?
कि साइंटिफिक यस सर। एक्सपेंडिचर में एसेट कहाँ कैसे एक्सपेंस आउट होगा? सर 100%। 100%। वंस वो उसी बारी जो है वो एसेट जो है वो सीधा सीधा आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। अब यहाँ पर हम जो है ऐसे एसेट की ही बात कर रहे हैं, एस एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशन। अब स्पेशल सिचुएशन क्या आई है? एसेट वाज यूज्ड फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपने उस एसेट को साइंटिफिक रिसर्च में शुरू करा और 2 या 3 साल बाद आपने कहा कि यार ये तो अब मेरी जो है मेरे को साइंटिफिक रिसर्च में तो कुछ मिल नहीं रहा, मेरे साइंटिस्ट भी नौकरी छोड़ गए हैं, तो मैं साइंटिफिक रिसर्च को अबंडन ही कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ साइंटिफिक रिसर्च को, मैं अब साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। ये जो प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास पड़ी हुई थी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इसको मैं नॉर्मल अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज कर लेता हूँ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करोगे? तो इसके ऊपर कायदे से जो आपको बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी, जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो लेस डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 4। तो जो 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सब क्लॉज 4 के अंदर जो डेप्रिसिएशन थी वो तो आप 100% ले चुके होगे। मींस आपने 2 लाख रुपए का एसेट खरीदा था, आप 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले चुके हो 35 1 सबसेक्शन 4 के अंडर, और वो 2 साल पहले की ही ले चुके हो। तो ये जो डेप्रिसिएशन आप मतलब ये एक्सपेंस क्लेम ले चुके हो, इसका ये मतलब हो गया कि ये 2 लाख माइनस 2 लाख हो गया, दैट इज 0। तो अब जो है आपके लिए जो एसेट की कॉस्ट हुई, जब आप इसे प्लांट एंड मशीनरी को प्रोडक्शन के लिए जो है कमीशनिंग करोगे, इसको जो है अब कहोगे कि हम तो इससे मशीनरी से नए गुड्स बनाएंगे, तो वो आपकी जो एसेट में एडिशन होगी वो 0 पर ही होगी। मींस आपको अब कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक एसेट के ऊपर एक ही बार तो डेप्रिसिएशन ले सकते हो 100% की, वो ले ली तो दोबारा दोबारा थोड़ा ना देंगे आपको। तो एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसकी डेप्रिसिएशन अब आपको नहीं मिलेगी। उसको उसने बड़ा क्लियरली मैथमेटिकल टर्म्स में बता दिया कि इतने की ही डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो, एसेट कॉस्ट लेस डिडक्शन अलाउड। तो डिडक्शन आप 100% की ले चुके हो, तो अब डेप्रिसिएशन मिलने का कोई मतलब ही नहीं। क्लियर होगी ये बात? यस सर। बाकी सबको भी यस हेलो, सर। Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना जी। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है दैट इज इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपके पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी थी, मींस इन्वेंट्री पड़ी थी मींस आपका बिजनेस ही था, मींस वो जो है आपकी इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स, आपका जो है मींस दैट वाज योर बिजनेस इन्वेंट्री। आपका काम था मशीनरी का, मींस आप मशीनरी बना के बेचते होते थे चुपचाप से, आपका बिजनेस ही ये था। फाइनली आपको एक दिन लगा कि यार ये मैं मशीनरी बना के बेचता हूँ, मैं मशीनरी अब बनानी बंद करता हूँ और मैं इन मशीनों की ही फैक्ट्री डाल लेता हूँ, एक फैक्ट्री डाल लेता हूँ। मींस लेथ मशीन अपनी जो मेरे पास जो मैं बेचने के लिए रखी हुई है, उसकी मैं फैक्ट्री में वो लेथ मशीन्स लगा लेता हूँ, और लेथ से रिलेटेड जो सा भी काम आया करेगा, लेथ मींस खराद, खराद का जो भी काम आया करेगा, मेरे पास 10 मशीनें जो नहीं बिकी हैं वो मेरी फैक्ट्री में लग जाएंगी। उन 10 मशीनों के आगे जो मेरे टूल्स हैं, जो मेरे डाइज हैं, जो मेरे और क्या कहते हैं किसी भी तरह के सांचे हैं, खाने हैं, वो सारे लगा के मैं पूरी एक प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट कर लेता हूँ। उसके ऊपर मैं अपनी फैक्ट्री लगा के काम करूंगा अपना बिजनेस पे। तो अब इस केस में जो है what will be the rate at which it will be capitalized, इसको हमने कैपिटलाइज तो करना है ना। कैपिटलाइज मतलब कि अब हम एक वैल्यू बना लेंगे कि ये इतने की है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की वैल्यू है 10 मशीनों की, तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर अब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करनी शुरू करेंगे। तो when inventory is converted into capital asset and used for business and profession, तो ये आपकी जो है हो सकता है कि इनकी जो बुक वैल्यू है इस इन्वेंट्री की, इस इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए रही होगी, मींस आपकी वो वैल्यू इन्वेंट्री की 8 लाख रुपए थी। बट अगर उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 10 लाख है इंस्टेड ऑफ 8 लाख, तो आप इसको 10 लाख रुपए से कैपिटलाइज करेंगे अपनी बुक्स में।
इसकी एसेट वैल्यू जो है वो आपकी हो सकता है 12 लाख रुपए रही हो, बट अगेन वही, अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 10 लाख है तो आप 10 लाख से ही कैपिटलाइज करेंगे। इसको कैपिटलाइज करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में हमारा जो था वो था कि आपने जितनी एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस जो डिडक्शन आप ले चुके हो उतने से उसको कैपिटलाइज करना था, यानी कि यहां पर आपको जीरो से कैपिटलाइज करना था, वैसे ही यहां पर आपको फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैपिटलाइज करना है पॉइंट नंबर 2 में। एनी डाउट स्टिल पॉइंट नंबर 2 कि इसमें जो कॉस्ट है वो कैसे डिटरमिन करनी है? एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? सही है सर। यस सर। Clear, sir. तीसरा पॉइंट जो इसमें आ जाता है कि अगर एसेट जो है वो आपने एक्वायर किया है बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, मींस आपको जो है वो एसेट जो है वो गिफ्ट में मिल गया, या आपको जो है आपका जो लीगल प्रीडेसेसर था, आप किसी के लीगल सक्सेसर हो, मींस आपको जो है वो वसीयत में छोड़ गया है वो बंदा कि कल तक ये जो है ये हमारी थी, आज के बाद तुम हमारे जो हो वो नेक्स्ट सक्सेसर हो, तो अब ये एसेट आपकी हुई, तो मींस इट हैज बीन लेफ्ट टू यू इन इनहेरिटेंस। द कॉस्ट शैल बी इक्वल, द कॉस्ट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर की एक्चुअल कॉस्ट थी वही कॉस्ट आपके लिए हो जाएगी, और इसमें माइनस क्या होगा? जितनी डेप्रिसिएशन अलाउबल टू दैट असेसी थी और उसने वो डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर ली है। मान लीजिए कि आपका जो प्रीवियस पर्सन था जो आपको इनहेरिटेंस छोड़ के गया है, उसने एक बिल्डिंग खरीदी हुई थी 1 करोड़ रुपए की, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर उसने 1 साल जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करी, तो अब वो बिल्डिंग 95 लाख की होगी, 5% की डेप्रिसिएशन माइनस हो गए। अब जो आपको बिल्डिंग मिलेगी उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी दैट विल बी 95 लाख। मींस 1 करोड़ उसकी कॉस्ट माइनस 5 लाख रुपए की उसने डेप्रिसिएशन क्लेम करी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है एसेट की 95 लाख थी बुक में, और उसके बाद वो बंदा दुनिया छोड़ के चला गया। वो बिल्डिंग आपके पास आ गई इन फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, या वो बिल्डिंग उसने आपको गिफ्ट कर दी बाय वे ऑफ अ गिफ्ट डीड। तो गिफ्ट डीड आपको मिली है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है कायदे से, आपको इनहेरिटेंस में मिली है तो कायदे से उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है नहीं। आपको जो है सक्सेशन में वो पूरी वैल्यू मिली, आपने उसके अगेंस्ट कंसीडरेशन नहीं दी है, मगर वो गिफ्ट या इनहेरिटेंस के अंदर आपको जो है 95 लाख की एसेट मिली है। आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बैलेंस शीट में आएगी वो 95 लाख रुपए आएगी, आपको 95 लाख रुपए के ऊपर अब उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है। आप अपने 5% वाले ब्लॉक ऑफ एसेट्स में उसमें 95 लाख रुपए सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। आपके पास एक बिल्डिंग पहले भी है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, अब आपके पास ब्लॉक ऑफ एसेट टोटल जो है वो 50 लाख प्लस 95 लाख, दैट मींस इट इज 1 करोड़ 45 लाख का ब्लॉक ऑफ एसेट हो जाएगा। अब अगली बार डेप्रिसिएशन जो है वो 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे चार्ज करोगे। क्लियर? क्लियर सर। एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं यार, मैं थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं। हाँ
मुझे सॉरी पता नहीं चला कि मैं कब डिस्कनेक्ट कर गया। तो आई एम बैक, शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. वापस आया मैं, दिखे यार मैं मीटिंग ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं ਹੈਗਾ। सर स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। हाँ मैं हुने करना हूँ, वही करता पिया हूँ brother। दिख रही है, हो रही है उन्हें स्क्रीन शेयर, नहीं हो रही? नो No, सर। sir. Share screen, everything on your screen including notification will be recorded, enabled। अच्छा सही है। स्क्रीन ब्रॉडकास्ट, स्टॉप ब्रॉडकास्ट करता एंड स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। Is it visible? Yes, sir. Visible. Yes, sir. चलो ग्रेट। Okay, now the next point that is there is ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, we were talking inheritance वाली। तो inheritance में जो है इसका जो है इसके बाद अगर कुछ खर्चा होता है, means expenses related to transportation and installation to be added to the actual cost, means आपको inheritance जो है मिली उसमें उसमें वो जीरो कॉस्ट पे मिल गई जरूर, यहाँ मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे मिल गई। जैसे डेप्रिशिएटेड वैल्यू हमने बात करी थी कि आपको बिल्डिंग जो है वो 95 लाख की मिल गई, वैसे ही आपको प्लांट जो है वो 1 करोड़ रुपए वाला प्लांट जो है 1 साल बाद ही जो है आपका प्रेडिसेसर चला गया और आपको जो है वो एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू 85 लाख हुई थी, वो 85 लाख का आपको एसेट मिल गया आपकी बुक्स में, वो 85 लाख का आ जाएगा। बट क्योंकि वो अब आपकी फैक्ट्री में भी शिफ्ट किया है उन्होंने, उसके ऊपर लाने ले जाने का जो है 50,000 रुपए का खर्चा लगा, 50,000 रुपए की उस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आ गई। तो अब उसकी जो बुक वैल्यू है, जो वैल्यू जिससे उसको हमने कैपिटलाइज करना है, वो 85 लाख तो थी जो वैल्यू आपको इनहेरिट हुई थी। उसके बाद 1 लाख रुपया आपने उसकी इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो इंकर करी है, तो वो 1 लाख रुपए फर्दर ऐड होके अब उसकी जो वैल्यू है वो 86 लाख हो जाएगी। 85 की जगह 1 लाख रुपए उसमें ऐड हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट भी? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है वो फोर्थ वाला पॉइंट आ गया। फोर्थ वाले पॉइंट में हम कह रहे हैं कि हमने जो एसेट है वो सेकंड हैंड ली है, किसी और कंपनी से खरीद ली, किसी और असेसी से खरीद ली। अब यहाँ पर जो है वो असेसिंग ऑफिसर जो है उसके पास एक पावर है,
उसके पास पावर है, बट दैट पावर इज नॉट एन इंडिविजुअल पावर। वो पावर उसके पास अपने पास नहीं है, वो विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, जो जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स है, उसके साथ वो पावर वो ले सकता है, और इसकी जो सेकंड हैंड एसेट जो आपने खरीदी है, उस एसेट की वैल्यू को वो चैलेंज कर सकता है। आप कहते हैं कि मैंने जी एक मशीनरी खरीदी है, ये 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, या मैंने ये मशीनरी खरीदी है, ये 70 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, तो वहां पर जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो चैलेंज कर सकता है कि यार ये 70 लाख की नहीं है, ये 25 लाख रुपए की ही है, या ये 30 लाख रुपए की ही है, बाकी तुम जो है वो खाली बुक एंट्री दिखा रहे हो, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दिखा रहे हो। क्योंकि जब सेकंड हैंड एसेट होता है तो उसमें आपके पास बिल्स विल्स नहीं ना मिलते आपको जो है, या बिल्स की कोई ढंग की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। तो यहाँ असेसिंग ऑफिसर जो है, ही कैन बेसिकली बी चैलेंजिंग दी एसएससी की जो तुम वैल्यू बता रहे हो वो सही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। बट इसमें उसके पास जो है इस चीज को चैलेंज करने के लिए एक अथॉरिटी जो है वो कमिश्नर के पास से आनी चाहिए। अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर इज अ मस्ट। बिना जॉइंट कमिश्नर के वो ये काम नहीं कर सकता। दिस इज बेसिकली अंडर एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 में उसको वो जो सेकंड हैंड की वैल्यू है उसको वो चैलेंज कर सकता है। अब एक आ जाता है केस री एक्विजिशन ऑफ द एसेट। आपके पास एसेट थी, मींस द एक्चुअल कॉस्ट व्हेन द एसएससी फर्स्ट एक्वायर्ड द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। अब अ, इस केस में क्या हुआ है, इसमें एसेट जो है एज एन एसएससी आपने री एक्वायर करी है। पहले एसेट आप ही के पास थी। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट व्हेन द एसएससी फर्स्ट एक्वायर्ड द एसेट, जब एसेट आपके पास थी तो उसमें आपने वो एसेट मान लीजिए 1 लाख रुपए की खरीदी हुई थी। 1 लाख की एसेट को आपने जो है वो डेप्रीशिएट किया, डेप्रीशिएट करके वो एसेट 85,000 की होगी। 1 साल तक आपने एसेट यूज करी, इट वाज रिड्यूस्ड टू 85,000 एंड देन यू सोल्ड द एसेट टू समबडी एल्स। आपने वो एसेट जो है किसी को सेल ऑफ कर दी। आपने वो एसेट सेल ऑफ कर दी, XYZ किसी भी रेट में कर दी। अब वही एसेट आपने जो है वो दोबारा परचेज कर ली उसी से। मींस द एसेट हैज बीन वंस, आफ्टर यूजिंग द एसेट, आपने एसेट खरीदी, आपने उसको डेप्रीशिएट करा, डेप्रीशिएट करके जो है 85,000 की होगी, आपने एसेट बेच दी। अब वही एसेट आपने दोबारा से री एक्वायर कर ली। अब एसेट जब आपने इसको एक्वायर करा तो इस एसेट के आपने उस बंदे को पे किए 1,10,000 रुपए। मीन्स जब आपने एसेट डेप्रिशिएट करी थी तो 85,000 की करी थी, बेची XYZ किसी भी रेट पे बेची, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं गुजरा। बट ये जब एसेट आपने दोबारा उससे खरीदी तो 1,10,000 रुपए की खरीदी। अब यहां पर जो है वो बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि लोअर ऑफ द टू विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लोअर ऑफ द टू में वो क्या कह रहा है, the actual cost when the assessee first acquired the asset minus depreciation liable to the assessee as if the asset was the only asset in the relevant block of the asset। इसका मतलब आपकी जो एसेट है वो 1 लाख की थी, आपने उस पे 15% की एक ही साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी तो वो 85,000 की हो गई थी। अब आपकी जो WDV थी बुक्स में, वो उस एसेट को लेके अगर वो इकलौती एसेट हो, क्योंकि WDV जो है वो ब्लॉक ऑफ एसेट की आती है, बट यहाँ पर आपकी इकलौती एसेट मानते हुए हम ये कह रहे थे कि WDV उसकी जो है 85,000 रुपए रह गई। अब यही एसेट आपने जो है द एक्चुअल प्राइस फॉर विच द एसेट इज री एक्वायर्ड बाय हिम, यही एसेट आपने दोबारा से 1,10,000 रुपए की खरीदी जिसको भी आपने एसेट बेची थी। अब इसमें से जोन सा भी लोअर ऑफ द टू होगा वो वाला जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। तो इसमें लोअर ऑफ द टू कौन सा हो गया, इट इज डेफिनेटली 85,000 85,000। होगा। 1,10,000 ना होके, मगर अगर यही एसेट आपने री एक्वायर जब करी है तो 75,000 रुपए की ही कर ली, उस बंदे से कहा कि 75,000 की दे दे, तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 85,000 ना होके 75,000 रुपए हो जाएगी।
मींस लोअर ऑफ द टू बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये जो वेज एंड मींस है, ये जो फोर्थ था या ये फिफ्थ था, ये सिर्फ इसलिए था कि असेसी जो है वो खाली अकाउंटिंग जगलरी करने के साथ साथ अपने एसेट की वैल्यू बढ़ा के फिर उस पे बढ़ी हुई डेप्रिसिएशन ना लेता चला जाए और अपने प्रॉफिट को कम करता चला जाए जो टैक्सेबल प्रॉफिट है, क्योंकि जितनी डेप्रिसिएशन बढ़ाओगे उतना टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। ये सारे कर्व्स उस लिए हो रहे हैं, ये चौथा वाला भी और ये पांचवा वाला भी। क्लियर है जी? Yes, sir. ਸਰ 75000 ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟ ਵੇਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ 85000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜਾਂ 90000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, मींस the assets written down value was 1 लाख, आपकी एसेट खरीद की वैल्यू थी, 15% उस साल की डेप्रिसिएशन थी उस ब्लॉक की, तो आपने जो ब्लॉक की डेप्रिसिएशन है वो इंडिविजुअल एसेट पे भी निकाल के देगी। 1 लाख आपकी इंडिविजुअल एसेट थी, 85,000 वो बन गई 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। ये एसेट आपने किसी थर्ड पार्टी को 90,000 रुपए में बेच दिया। अब 3 या 4 महीने यूज करने के बाद वो असेसी जिसको दूसरे को बेचा है वो कह रहा है यार मेरे को तो मशीन जम नहीं रही, तू वापस खरीद ले। आपने कहा ठीक है मैं वापस खरीद लेता हूँ और 75,000 रुपए में खरीदूंगा। वो मान गया कि 75,000 में चल मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, मींस जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस न्यू एसेट होगी, वो इस 85,000 की होगी, जो पहले जिस 85,000 आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू हो चुकी थी वो, और या फिर जिस रेट पे अब आपने वो एसेट वापस खरीदी है वो, इन दोनों में से जो भी लोअर वन है दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मींस री एक्विजिशन ऑफ एसेट किस पे होगी? लोअर ऑफ द टू। जो आपकी बेसिक डेप्रिसिएटेड वैल्यू थी जिस पे आपने एसेट बेची थी वो, और या फिर री एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट विच एवर इज लोअर। जब तक हम कह रहे थे कि हमने 1,10,000 रुपए में खरीदी, तब तक हमारी डब्ल्यू जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो 85,000 मानी जा रही थी। जैसे ही हम कहते हैं कि ये एसेट तो हमने 75,000 में खरीद ली, तो ये 75,000 ही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि इट इज लेसर देन 85,000 रुपीस। क्लियर सर। गुड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है हमारा एक्विजिशन ऑफ एसेट प्रीवियसली ओन्ड बाय एनी पर्सन टू होम सच एसेट इज गिवन ऑन लीज, हायर और अदरवाइज। The actual cost of transferred asset shall be the same as WDV of the asset at the time of transfer. अब इसमें क्या हो रहा है? Acquisition of asset previously owned by any person to whom such asset is given on lease, hire or otherwise. इसमें ये क्या कह रहा है? आप जो है एक्विजिशन कर रहे हैं, आपने एक एसेट जो है, यू आर हैविंग एन एसेट, आपके पास एक एसेट है और आपने वो एसेट जो है वो लीज आउट करी हुई है टू सम थर्ड पार्टी। आप एसेट आपकी है तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा इस पे? आप ही क्लेम करोगे उसकी डेप्रिसिएशन। यस सर। जिसके जो Yes, sir. ओनर ऑफ एसेट होता है डेप्रिसिएशन हमेशा वो क्लेम करता है। और सामने लीज का क्या मतलब होता है बेटा? किराए पे दी हुई है एसेट। मींस आपके पास एक मशीनरी है और वो मशीनरी आपने किराए पे चढ़ाई हुई है। जिस किसी को किराए पे दी है उससे आप किराया ले रहे हो, सिंपल सी बात है, और अपनी एसेट को आप डेप्रिसिएट कर रहे हो और अपनी एसेट के ऊपर आप एक डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। मींस आपके पास मान लेते हैं कि ये जो है ये मोटर व्हीकल थे, मोटर व्हीकल जो है वो प्लांट की कैटेगरी में आ जाते हैं और वो अपने आगे लीज आउट किए हुए हैं। और जब आपने वो मोटर व्हीकल खरीदे थे तो वो 10 लाख रुपए के थे, और 10 लाख रुपए के जो एसेट्स हैं वो अब डेप्रिसिएट होने के बाद जो है वो 6 लाख रुपए के बचे हैं। मैथमेटिक्स में नहीं जाते कैसे बचे हैं, बट हम देख लेते हैं कि उसकी जो कीमत है वो इस टाइम 6 लाख रुपए बची हुई है। अब ये जो लीज्ड आउट एसेट्स हैं आप उसी थर्ड पार्टी को बेच देते हो जिसको आपने लीज आउट किए थे।
तो आपकी जो वैल्यू है जिस पे वो एसेट आगे बेचे हुए माने जाएंगे, दैट विल बी 6 lakhs। ये जो लीज्ड आउट एसेट्स वो जो बंदा खरीदेगा, मींस जो लीजी इन एसेट्स को खरीदेगा, उसके लिए इसकी डब्ल्यूडीवी जो है, जो डब्ल्यूडीवी आपकी थी वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, वो चाहे खरीदे कितने भी रुपए में। मीन्स ये अगर वो दिखाए कि मैंने तो ये एसेट जो है वो 7 लाख रुपए में खरीदे हैं, तो 7 लाख उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बनेगी, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी दैट विल बी एट 6 lakhs ओनली, क्योंकि इसकी 6 लाख डब्ल्यूडीवी आप कर चुके हो और एसेट यूज उसी ने किए। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. क्लियर? क्लियर सर। या दोबारा एक बारी सर दोबारा दस तो लीज वाले ने। लीज ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। सर लीज होता है किराया किराया पर। ਹਾਂ Right, ਹਾਂ देना ਕਿਰਾਏ ਤੇ चाह रहे ਲੈਣਾ, थे। ਕਿਸੇ किराए ਚੀਜ਼ पे ਨੂੰ देना। ਕਿਸੇ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਐਸੈਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਐਸੈਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਲਿਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕਨ ਐਨ ਐਸੈਟ ਔਨ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਓ ਮਿਡਵੇ ਵੈਨ ਦੀ ਐਸੈਟ ਵਾਸ देयर, ਦੀ ਮਿਡਵੇ ਅਜੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂ ਟੈਂਡ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਸੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸੈਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ओरिजिनल ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੈਟ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ 40% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? 15% ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਈ, ਫਿਰ 15% ਦੂਏ ਸਾਲ ਆਈ, ਫਿਰ 15% ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਆਈ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ 40% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੰਬ ਰੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। 45 ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਬਲਯੂਡੀਵੀ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 40% ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 40 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 39 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 41 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਬਲਯੂਡੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਐਸੈਟ ਦੀ, that is hypothetically say is it at 6 lakhs। ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਐਸੈਟ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਔਨ WDV 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਸੈਟ ਵਾਸ ਸੋਲਡ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਯੂ ਓਨਲੀ ਹੈਡ ਪਰਚੇਸ ਦੀ ਐਸੈਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, you have to depreciate the asset starting from 6 lakhs, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 6 ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸੈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। 10 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 6 ਹੋਈ, 10 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਦੈਟਸ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will be simply the WDV of the asset, acquisition of asset previously owned by any person to whom such asset is given on lease। ਉਹ ਜੋ asset ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, that asset will now lease hire or otherwise, then the asset will basically be given to you, treated as if the actual cost of transferred asset shall be the same as the WDV of the asset at the time of transfer। जो WDV सी उस asset दी during the time of transfer, that will be your acquisition value। और केड़ी explanation है income tax दी? This is explanation 4A, explanation 4A section 32 दी, and this सर हम explanation स्क्रीन has ही शेयर हो रही। screen share हो रही। वापस एक बार शुरू करने हैं इस पॉइंट ਨੂੰ। Acquisition of asset previously owned by a person to whom
such asset is given on lease, hire or otherwise. अगर तुम asset जेड़ा है, you are selling the asset to your original किराएदार, जो आपका किराएदार था, जो आप जिसने एसेट आपसे किराए पे ली हुई थी, आपने उसी को एसेट बेच दिया। आपने पहले दिन एसेट खरीदा था और लीज कर दिया था। आप लीजी थे उसके, मींस आप लीजर थे और किसी को लीज कर दिया था जो लीजी था। वही लीजी आपसे जो है वो एसेट खरीदना चाहता है। जब वो एसेट खरीदेगा तो आप उस लीजी के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो उसका परचेज प्राइस नहीं होगा जिस रेट पे वो एसेट खरीदेगा, रादर उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, जो लीजर की डेप्रिशिएटेड, मतलब लीजर के लिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू हो चुकी है एसेट की, मींस 10 लाख की एसेट 4 लाख से डेप्रिशिएट होके 6 लाख की डब्ल्यूडीवी हो चुकी है, तो लीजी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो 6 लाख रुपए हुए। वो एसेट 7 लाख रुपए में खरीद ले तो भी उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 6 लाख। अगर वो एसेट 5 लाख में खरीद ले तो भी उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 6 लाख ही है। अब उसको फर्दर जो डेप्रिशिएट करनी शुरू करनी है सेकंड हैंड एसेट, दैट विल स्टार्ट एट 6 लाख रुपीस। और ये वाला जो है दिस इज द एक्सप्लेनेशन 4A। यहाँ पे 4A की एक्सप्लेनेशन जो है वो ये क्लियरली कह रही है। और 4A की जो एक्सप्लेनेशन है वो ओवरराइडिंग एक्सप्लेनेशन है ओवर एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 में क्या राइट थी? एक्सप्लेनेशन 3 क्या था बेटा, एक बार याद करो जरा। ये रहा एक्सप्लेनेशन 3 पॉइंट नंबर 4 में, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहा था? सर सेकंड हैंड एसेट खरीद ली। सेकंड हैंड एसेट खरीदी थी तो किसके पास पावर थी उसको डिसाइड करने की कि ये कितने की AO है? के पास। असेसिंग AO ऑफिसर के पास। पास वो पावर थी। और असेसिंग ऑफिस कमिश्नर वो जॉइंट कमिश्नर की अप्रूवल के बाद असेसिंग ऑफिसर के पास पावर थी। तो अब यहाँ पर पावर जो है किसी के पास नहीं है। यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेनेशन 4A जो है वो अपने आप में इतना पावरफुल बता रहा है खुद को कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस डेप्रिसिएशन जो लीजर की थी, वही अब रिटर्न डाउन वैल्यू जो होती है लीजर की, वही रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो लीजी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाए। क्लियर है जी? यस सर। यस सर यहाँ sir. यहाँ हम अब रुकेंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम हियर ओनली टुमारो। Okay, sir. ओके ठीक है जी? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू गुड सर। नाइट।